नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। आजादी के इस महापर्व पर जब समूचा राष्ट्र पूरे गर्व से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब हमें याद रखना होगा कि ये आजादी हमें यूं ही मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत बलिदानों की वो अमर गाथाएं छिपी हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे असली हकदार थे। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक के माध्यम से उन अमर वीरों और वीरांगनाओं को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी और अपने लहू की एक एक बूंद मां भारती की बेड़ियां काटने में न्यौछावर कर दी। आज आजादी के उन दीवानों और परवानों को याद करने का ये पावन और ऐतिहासिक दिन आया है। इसी अधमय साहस, असीम त्याग और सर्वोच्च बलिदान की एक कमर मिसाल है बंगाल की माटी से उपजी वीरांगना मातंगिनी हाजरा। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाने वाली इस वीरांगना ने ढलती उम्र में भी देशभक्ति की ऐसी भीषण ज्वाला जलाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उबल रहा था, तब 73 वर्ष की वयोवृद्ध अवस्था में मातंगिनी हाजरा हाथों में तिरंगा थामे ब्रिटिश हुकूमत के गढ़ तमलूक थाने पर कब्जा करने निकल पड़ी थी। अंग्रेजों की दमनकारी पुलिस की सीने पर गोलियां खाने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं दिया और वंदे मातरम के गगनभेदी जय घोष के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्यार से गांधी बूढ़ी के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। इस महान अमर शहीद की ये शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा पैदा करती है। गांधीवादी वीरांगना मातंगिनी हाजरा का जीवन 19 अक्टूबर 1870 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हुगला गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्मी मातंगिनी हाजरा का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। बेहद कम उम्र में विवाह और फिर पति के असामयिक निधन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और देश की आजादी के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। साल 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकालकर नमक कानून तोड़ा, तो मातंगिनी हाजरा ने मिदनापुर में महिलाओं को इकट्ठा कर विशाल सत्याग्रह का नेतृत्व किया और कानून बनाकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। अंग्रेजी सरकार ने उनके बढ़ते प्रभाव से डरकर उन्हें गिरफ्तार किया और 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जेल की सलाखें भी उनके राष्ट्र सेवा के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकी। तमकुल थाने की ओर बड़ा विशाल जुलूस 29 सितंबर 1942 का दिन मिदनापुर के इतिहास में एक नए मोड़ के रूप में सामने आया, जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विशाल जुलूस की योजना बनाई गई। इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व 73 वर्ष की वयोवृद्ध मातंगिनी हाजरा खुद कर रही थी। हाथों में लहराता तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम का बुलंद नारा लिए हजारों क्रांतिकारियों का हुजूम तमकुल स्थित सरकारी भवन और पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और भारी पुलिस बल तैनात किया था। जैसे ही जुलूस थाने के करीब पहुंचा, ब्रिटिश अधिकारियों ने भीड़ को तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दी, लेकिन मातंगिनी हाजरा बिना किसी डर के सबसे आगे चलती रहीं और जनसैलाब का हौसला बढ़ाती रहीं। अंतिम सांस तक थामा रहा राष्ट्रीय ध्वज। क्रांतिकारियों के बढ़ते कदम देखकर बौखलाए ब्रिटिश अधिकारियों ने जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का क्रूर आदेश दे दिया। पुलिस की बंदूकों से निकली पहली गोली मातंगिनी हाजरा के दाएं हाथ में लगी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं। लेकिन उन्होंने झंडे को तुरंत दूसरे हाथ में संभाल लिया। इसके बाद दूसरी गोली उनके बाएं हाथ में लगी। फिर भी उनका साहस नहीं डगमगाया
और वे राष्ट्रीय ध्वज को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ती रहीं। आखिरकार तीसरी गोली सीधे उनके माथे पर जा लगी। खून से लथपथ होकर जब वे धरती पर गिरी, तब भी उनके हाथों में तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा था और उनकी अंतिम सांस तक वंदे मातरम का घोष गूंजता रहा। मातंगिनी हाजरा का ये अमर बलिदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और जनजातीय अस्मिता के इतिहास में जब भी शौर्य, स्वाभिमान और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़े गए महासंग्राम का जिक्र होता है, भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में ब्रिटिश हुकूमत और महाजनी व्यवस्था की ईंट से ईंट बजाने वाले बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में क्रांति की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जिसने अंग्रेजी शासन की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। उन्होंने आदिवासियों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, बल्कि उलगुलान यानी महाविद्रोह का उद्घोष करके अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त और संगठित मोर्चा खड़ा किया। अपने विचार, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस के बल पर जन जन के दिल में सामने आने वाले इस वीर योद्धा को आदिवासियों ने धरती आबा यानी जगत पिता का दर्जा दिया। आज हम आपको बता रहे हैं उस महान जननायक की पूरी गाथा जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर देश और अपनी माटी की रक्षा की थी। उलगुलान के प्रणेता बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में जन्मे। बिरसा मुंडा का शुरुआती जीवन अत्यंत गरीबी और अभावों में बीता। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जनजातीय समुदाय पर किए जा रहे अत्याचारों, जमींदारों के शोषण और उनकी जमीनों को छीने जाने की क्रूर व्यवस्था को बहुत करीब से देखा। इस अन्याय के खिलाफ उनके भीतर विद्रोह का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने देखा कि किस तरह ब्रिटिश सरकार के फॉरेस्ट एक्ट ने आदिवासियों से उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार छीन लिए हैं। इसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया और अपनी संस्कृति, जमीन व अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए सामाजिक व आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर एक ऐतिहासिक महाविद्रोह का रूप ले लिया। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का आगाज 1890 के दशक में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी महाविद्रोह का खुला ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंग्रेजों और महाजनों के शोषण के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने का आह्वान किया। तीर कमान और परंपरागत हथियारों से लैस बिरसा मुंडा के वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों की मजबूत सेना और पुलिस थानों पर अचानक हमले शुरू कर दिए। बिरसा की छापामार युद्ध नीति के आगे अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश फौज पूरी तरह बेबस नजर आने लगी। छोटा नागपुर का पूरा क्षेत्र अबुवा दिशुम रे अबुवा राज यानी हमारे देश में हमारा राज के नारों से गूंज उठा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और पूरे इलाके में भारी सैन्य बल तैनात कर दिया। लेकिन बिरसा मुंडा के प्रति लोगों की निष्ठा और क्रांति की ज्वाला को बुझाना ब्रिटिश सरकार के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। अंतिम सांस तक लड़े महान नायक। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू की पहाड़ियों पर सभा कर रहे निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। इसके बावजूद बिरसा मुंडा अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। आखिरकार अंग्रेजों ने धोखे और लालच का सहारा लिया तथा गुप्त सूचना के आधार पर 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से बिरसा मुंडा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया और वहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। 9 जून 1900 को मात्र 25 साल की उम्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में जेल के भीतर ही इस महान नायक ने अंतिम सांस ली। बिरसा मुंडा का शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन उनका उलगुलान और
जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश आज भी देश के हर नागरिक को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी पूर्वोत्तर भारत की महान वीरांगनाओं के साहस और बलिदान की बात होती है, नागालैंड की माटी से उपजी रानी गाइदिन्ल्यू का नाम अमर अक्षरों में दर्ज नजर आता है। मात्र 13 वर्ष की नन्ही उम्र में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हथियार उठाने वाली इस वीर बालिका ने अपनी अद्भुत युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। उन्होंने अपने गुरु हेपाऊ जादोनांग के साथ मिलकर नागा जनजातियों को इकट्ठा किया और पूर्वोत्तर में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एक अभूतपूर्व सशस्त्र आंदोलन का शंखनाद किया। अंग्रेजों ने इस क्रांतिकारी वीरांगना से तंग आकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और वे लगातार 14 सालों तक जेल की काल कोठरी में बंद रही। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके आत्माई साहस को देखते हुए उन्हें पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि से विभूषित किया था। आइए जानते हैं पूर्वोत्तर की उस अमर वीरांगना की पूरी गाथा जिसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। पूर्वोत्तर की महान क्रांतिकारी रानी गाइदिन्ल्यू 26 जनवरी 1932 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाव गांव में जन्मी रानी गाइदिन्ल्यू का बचपन से ही अपनी संस्कृति और मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव था। उस दौर में अंग्रेजों ने नागा इलाकों में अपने पैर पसार लिए थे और स्थानीय लोगों की धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं पर लगातार आघात कर रहे थे। इस अन्याय को देखकर मात्र 13 वर्ष की आयु में गाइदिन्ल्यू अपने चचेरे भाई और महान नागा नेता हेपाऊ जादोनांग द्वारा शुरू किए गए हेराका आंदोलन से जुड़ गईं। उन्होंने नागा समाज को अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन और कर प्रणाली के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने उनके गुरु जादोनांग को फांसी दे दी तो आंदोलन की पूरी कमान इस किशोरी के हाथों में आ गई, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। अंग्रेजों के खिलाफ खोला सशस्त्र मोर्चा। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी गाइदिन्ल्यू ने अपनी एक गुरिल्ला सेना तैयार की और असम, मणिपुर व नागालैंड के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ियों पर अचानक हमले बोलना शुरू कर दिए। उनकी छापामार युद्ध रणनीति के आगे अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश फौज पूरी तरह बेबस नजर आने लगी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरे पूर्वोत्तर में जाल बिछा दिया और उन पर बड़ा इनाम घोषित कर दिया। इसके बावजूद नागा जनजातियों का समर्थन होने के कारण वे लगातार अंग्रेजों को चकमा देती रहीं। आखिरकार साल 1932 में जब वे अपने समर्थकों के साथ असम के एक गांव में रणनीति बना रही थीं, तब ब्रिटिश पुलिस ने धोखे से अचानक हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 14 वर्षों तक जेल में रही बंद, गंभीर और खतरनाक बागी करार देकर ब्रिटिश अदालत ने मात्र 16 साल की गाइदिन्ल्यू को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई और उन्हें गुवाहाटी व शिलांग की जेलों में डाल दिया। साल 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू शिलांग जेल में उनसे मिले तो इस वीर बालिका का साहस देखकर दंग रह गए और उन्होंने उन्हें नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद उन्हें जेल की काल कोठरी से रिहा किया गया। आजादी के बाद भी वे जीवन भर अपने समाज के अधिकारों और उत्थान के लिए संघर्ष करती रहीं। पूर्वोत्तर की ये अमर वीरांगना अपने अदम्य साहस और देशभक्ति की वजह से आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा पुंज बनी हुई हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले महासंग्राम यानी 1857 की क्रांति में जब देश का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के दमनकारी शासन के आगे झुक रहा था, तब अवध की धरती पर एक वीरांगना ने ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम बता रहे हैं और बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की, जिन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता निर्वासित
किए जाने के बाद अवध की बागडोर खुद अपने हाथों में ली थी। उन्होंने अपने नन्हे बेटे ब्रिटिश कद्र को अवध का नवाब घोषित कर अंग्रेजों की संप्रभुता को खारिज कर दिया और लखनऊ से लेकर पूरे अवध में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध का नेतृत्व किया। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पेंशन और महल का लालच देकर आत्मसमर्पण करने को कहा तो इस स्वाभिमानी बेगम ने आजादी के सौदे को ठुकरा दिया और आखिरी सांस तक ब्रिटिश फौज से लोहा लेती रही। आइए जानते हैं 1857 की उस महान वीरांगना की अमर शौर्य गाथा जिसने अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों के पसीने और छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 की क्रांति की नायिका बेगम हजरत महल ने जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का झूठा आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता भेज दिया, तब अवध में हाहाकार मच गया। ऐसे कठिन समय में बेगम हजरत महल ने निराशा को पीछे छोड़कर नेतृत्व की कमान संभाली। उन्होंने मई 1857 में भड़की क्रांति की ज्वाला में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। बेगम ने अपने छोटे बेटे ब्रिटिश कद्र को गद्दी पर बैठाया और अवध के जमींदारों, किसानों और स्थानीय सिपाहियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल और संगठित सेना खड़ी कर दी। उनके इस कदम ने पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग को और तेज कर दिया। लखनऊ की सड़कों पर ब्रिटिश फौज से मुकाबला। लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी पर जब क्रांतिकारियों ने कब्जा करने के लिए धावा बोला तो बेगम हजरत महल खुद हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में उतरी और अपनी सेना का हौसला बढ़ाती रहीं। उन्होंने नाना साहेब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के रसद मार्गों को ठप कर दिया। महीनों तक ब्रिटिश सेना लखनऊ में घिरी रही और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को कई बार संधि के प्रस्ताव भेजे और भारी पेंशन का लालच दिया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और मातृभूमि की आजादी को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाए रखा। अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी बेगम। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारी संख्या में नई सैन्य टुकड़ियों और अत्याधुनिक हथियारों को बुलाकर लखनऊ पर चौतरफा हमला बोल दिया। भीषण युद्ध के बाद जब अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा तब भी बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। वे अपनी बची हुई सेना को संगठित करते हुए नेपाल के जंगलों की ओर बढ़ गईं, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। नेपाल सरकार पर अंग्रेजों ने उन्हें सौंपने का भारी दबाव बनाया, लेकिन बेगम ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। साल 1969 में नेपाल में ही इस अमर वीरांगना ने अंतिम सांस ली। बेगम हजरत महल की ये शहादत और अदम्य साहस आज भी हर भारतीय को राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी मातृभूमि के प्रति अटूट भक्ति, अदम्य साहस और प्रतिशोध की ज्वाला का जिक्र होता है, अमर शहीद उधम सिंह का नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए क्रूर नरसंहार ने इस वीर सपूत के दिल में देशभक्ति और बदले की ऐसी आग जला दी थी जो पूरे 21 सालों तक जलती रही। निहत्थे भारतीयों की शहादत का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने अपना देश, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और कई देशों की कठिन यात्राएं करते हुए सीधे अंग्रेजों के गढ़ यानी लंदन पहुंच गए। वहां 13 मार्च 1940 को उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के मुख्य जिम्मेदार माइकल ओडायर को उसके ही घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। बिना किसी डर के अपनी गिरफ्तारी देने वाले और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले सरदार उधम सिंह की ये ऐतिहासिक शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। जलियांवाला बाग के चश्मदीद उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे उधम सिंह का बचपन बेहद अभावों में बीता। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण उनका पालन पोषण अमृतसर के अनाथालय में हुआ। 13 अप्रैल 1919 का वो भयानक दिन
उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जब वे जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को पानी पिला रहे थे, उसी दौरान जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश फौज ने हजारों मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अपनी आंखों के सामने सैकड़ों बेगुनाहों को खून में लथपथ देकर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की पावन मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाई कि वह इस नरसंहार के मुख्य सूत्रधार पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को सजा देकर ही दम लेंगे। लंदन में जाकर लिया ऐतिहासिक बदला। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा और देश विदेश की यात्राएं शुरू की। वे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के कई देशों से होते हुए आखिरकार साल 1934 में लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने बढ़ई और मैकेनिक का काम करते हुए माइकल ओडायर की पल पल की गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। 21 सालों के लंबे और कठिन इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 का वो दिन आया जब लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक चल रही थी। उधम सिंह एक किताब के पन्ने को काटकर उसमें अपनी रिवॉल्वर छिपाकर हॉल के भीतर दाखिल हुए। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, उधम सिंह ने माइकल ओडायर के सामने जाकर एक के बाद एक 6 गोलियां चला दी, जिससे ओडायर की मौके पर ही मौत हो गई। हंसते हंसते चूमा फांसी का फंदा। माइकल ओडायर को ढेर करने के बाद उधम सिंह ने वहां से भागने की जरा सी भी कोशिश नहीं की और मुस्कुराते हुए ब्रिटिश पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे दी। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए कदम उठाया है और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटन विलेज जेल में इस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। मातृभूमि के सम्मान के लिए 21 साल तक अपने सीने में बदले की आग को जलाकर रखने वाले शहीद उधम सिंह का ये सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब भी मातृभूमि के प्रति अटूट वफादारी, अद्भुत शौर्य और अद्भुत साहस की बात होती है, कर्नाटक के महान योद्धा क्रांतिवीर संगोल्ली रायन्ना का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में अंकित नजर आता है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति के रूप में रायन्ना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी सेना के खिलाफ जिस वीरता से युद्ध लड़ा, उसने अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए थे। जब धोखे से रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, तब भी इस वीर सेनापति ने हार नहीं मानी और जंगलों से अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक छापामार युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले इस अमर शहीद ने अपनी अंतिम सांस तक कित्तूर की आजादी और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। आइए जानते हैं कित्तूर के उस वीर योद्धा की पूरी शौर्य गाथा, जिसकी शहादत आज भी पूरे देश को राष्ट्रीय प्रेम से सराबोर कर देती है। कित्तूर के वीर सेनापति संगोल्ली रायन्ना 15 अगस्त 1798 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के संगोल्ली गांव में जन्मे। रायन्ना बचपन से ही अत्यंत साहसी, कुश्ती कला में निपुण और मातृभूमि के प्रति समर्पित थे। उनकी वीरता और सैनिक कुशलता को देखते हुए कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने उन्हें अपनी रियासत का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। जब अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी हड़प नीति के तहत कित्तूर पर कब्जे की कोशिश की, तो रायन्ना ने रानी चेन्नम्मा के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज के खिलाफ युद्ध का मोर्चा संभाला। 1824 के ऐतिहासिक युद्ध में रायन्ना की रणनीति के आगे अंग्रेज सेनापति ठाकरे को जान गंवानी पड़ी और ब्रिटिश सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा छापामार युद्ध। किले के भीतर कुछ गद्दारों की वजह से जब अंग्रेज कित्तूर पर कब्जा करने में सफल रहे और रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, तब भी संगोल्ली रायन्ना का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने स्थानीय किसानों और युवाओं को इकट्ठा करके एक गुप्त सेना का गठन किया और जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया। रायन्ना ने अंग्रेजों के खजाने लूटे, उनके पुलिस थानों को ध्वस्त किया और ब्रिटिश सरकार के रसद मार्गों को पूरी तरह ठप कर दिया।
उनकी इस रणनीति से बौखलाए ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रायन्ना हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर निकल जाते थे। धोखे से गिरफ्तारी और अमर शहादत। जब अंग्रेज सीधे युद्ध में संगोली रायन्ना को परास्त नहीं कर सके तो उन्होंने एक बार फिर छल और गद्दारी का सहारा लिया। रायन्ना के कुछ ही अपनों को लालच देकर अंग्रेजों ने अप्रैल 1830 में उन्हें उस समय धोखे से बंदी बना लिया। जब वे निहत्थे स्नान कर रहे थे, ब्रिटिश अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और 26 जनवरी 1831 को बेलगावी के नंदगढ़ में एक बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भी उनके आखिरी शब्द यही थे कि वे बार बार भारत माता की गोद में जन्म लेकर कित्तूर की आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का ये सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जब भी अवध क्षेत्र के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया जाता है, गोंडा रियासत के राजा देवी बख्श सिंह का नाम अत्यंत गौरव के साथ लिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ जब उत्तर भारत में बगावत की ज्वाला भड़की, तब इस महान शासक ने विदेशी हुकूमत के आगे झुकने के बजाय मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपनी रियासत और सैन्य शक्ति को सीधे तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जोड़ दिया तथा अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तमाम प्रलोभनों और दमनकारी नीतियों के बावजूद उन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत तक संघर्ष का मार्ग चुना। आइए जानते हैं गोंडा के उस स्वाभिमानी नरेश की अमर गाथा जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। गोंडा के स्वाभिमानी शासक देवी बख्श सिंह। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोंडा रियासत के राजा देवी बख्श सिंह ने अपने न्यायप्रिय शासन और जनहित के कार्यों के लिए जाने जाते थे। जब अंग्रेजों ने कुशासन का झूठा आरोप लगाकर और अपनी हड़प नीतियों के जरिए अवध को अपने नियंत्रण में लेने का षड्यंत्र रचा, तब गोंडा के इस वीर शासक के भीतर ब्रिटिश हुकूमत के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। वे भली भांति समझ चुके थे कि विदेशी ताकतें भारतीय संस्कृति और राजाओं की संप्रभुता को समाप्त करना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने चुप बैठने के बजाय अपनी रियासत को मजबूत करना शुरू किया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठने वाले हर स्वर का समर्थन करने का दृढ़ संकल्प लिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुला मोर्चा। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजते ही राजा देवी बख्श सिंह ने बिना एक पल गवाए क्रांतिवीरों का खुला साथ दिया। उन्होंने बेगम हजरत महल और अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की सेना के खिलाफ रणनीतिक मोर्चेबंदी की। गोंडा जल ही जीवन का आधार है। जल सुरक्षित भारत का विजन लेकर विकास की राह पर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वहीं जल है तो कल है के संकल्प को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 वर्षों के संघर्ष को सफलता में बदल दिया। देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लीमनाबाद वाटर टनल का निर्माण इस बात का साक्षी है। ये विशेषता टनल की है, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही है। नर्मदा नदी के पानी को विंध्य क्षेत्र और सोन बेसिन तक पहुंचाने वाली इस ऐतिहासिक परियोजना का अंतिम ब्रेक थ्रू 13 जुलाई 2026 को पूरा हुआ। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की प्रमुख उपलब्धियां हैं। ये भारत की सबसे लंबी जल सुरंग है, लंबाई करीब 12 किलोमीटर। विंध्य पर्वतमाला के नीचे इंजीनियरिंग का चमत्कार। बिना पंप बिजली, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से जल प्रवाह संभव है। 17 वर्षों की कठिन इंजीनियरिंग यात्रा के बाद तैयार इस जल सुरंग से 6 जिलों जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों को लाभ। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा, कृषि उत्पादन, पेयजल उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। स्लीमनाबाद जल सुरंग प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
और आसपास के पूरे तराई क्षेत्र में उनके सैनिकों ने ब्रिटिश छावनियों और रसद मार्गों पर निरंतर हमले किए। राजा देवी बख्श सिंह के नेतृत्व से बौखलाए अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी रियासत को तहस नहस करने के लिए भारी सैन्य बल और आधुनिक तोपखाने का उपयोग किया, लेकिन वे इस वीर शासक के मजबूत इरादों को डिगा नहीं सके। मातृभूमि के लिए किया सर्वोच्च बलिदान। अंग्रेजों ने अपनी संपूर्ण सैन्य ताकत झोंककर गोंडा पर चौतरफा हमला बोल दिया और भीषण युद्ध के बाद रियासत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। इसके बावजूद राजा देवी बख्श सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने का घृणित रास्ता कभी नहीं चुना। वे अपनी बची हुई सेना के साथ नेपाल के जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखा। विदेशी हुकूमत के आगे भी कभी घुटने ना टेकने वाले गोंडा के इस महान सपूत का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायी और स्वर्णिम अध्याय है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली की देहरी पर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की शौर्य गाथा भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़की, तब राजा नाहर सिंह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का हाथ थामकर दिल्ली की दक्षिणी सीमाओं की कमान संभाली थी। उन्होंने अपनी सैन्य सूझबूझ और अदम्य साहस से ब्रिटिश सेना के रसद मार्गों को पूरी तरह ठप कर दिया था। अंग्रेजों की हर चाल को नाकाम करने वाले इस वीर योद्धा ने कभी विदेशी हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके। आज हम आपको बता रहे हैं उस अमर शहीद की पूरी दास्तान, जिसने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। 1857 क्रांति के महान नायक राजा नाहर। सन 1987 में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा, तब बल्लभगढ़ रियासत के युवा राजा नाहर सिंह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए बल्लभगढ़ से लेकर दिल्ली के दक्षिणी द्वार तक अभेद्य किला बना दिया। आगरा और मथुरा से आने वाले ब्रिटिश सैन्य दस्तों और रसद आपूर्ति को राजा नाहर सिंह के घुड़सवारों ने पूरी तरह रोक दिया। अंग्रेजी हुकूमत महीनों तक दिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकी। अंग्रेजों की हर नापाक चाल की नाकाम। राजा नाहर सिंह की बढ़ती ताकत से बौखलाए अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने रियासत बख्शने और भारी संपत्ति का लालच दिया, लेकिन स्वाभिमानी राजा ने साफ कह दिया कि देश की आजादी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब अंग्रेज सीधे युद्ध में उन्हें परास्त नहीं कर सके, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। बातचीत और समझौते के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया गया और धोखे से बंदी बना लिया गया। चांदनी चौक में दी गई फांसी की सजा। 9 जनवरी 1858 का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। बिचौलियों के धोखे के बाद अंग्रेजों ने राजा नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी देने का फरमान सुनाया। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई, उस दिन उनका 35वां जन्मदिन था। बिना किसी खौफ के उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाया। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की ऐसी अलग जगाई, जो अंततः भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनी। तो आप सभी ने जानी आजादी के गुमनाम नायकों की गुमनाम कहानियां। फिलहाल इतना ही, अभी के लिए नमस्कार।